हेलो गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो का टारगेट भी 200 लाइक्स का है और अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो कल यानी संडे को मैं एक और एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था काउडेन को बुरी तरह से हराने के बाद जियन ने ये क्लैन में ही रुककर अपने पिल्क रिफाइनिंग की ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर दी थी। जियन रोज पिल्क रिफाइनिंग करता था और खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता था। इससे उसे फ़ायदा भी हो रहा था। इधर पिल सिटी में लगातार एल्केमिस्टों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था। अलग अलग एरिया से एल्केमिस्ट पिल सिटी आ रहे थे, जिससे पिल सिटी अब एल्केमिस्टों से भर चुकी थी। अब आगे पिल गैदरिंग सिर्फ पिल टावर के लिए नहीं बल्कि पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट के लिए इम्पोर्टेंट थी। इसलिए पिल गैदरिंग के दौरान कोई भी दूसरा सेक्ट इस गैदरिंग में खलल नहीं डालता था। उल्टा ज़्यादातर सेक्ट अपने पावरफुल और हाई लेवल के एल्केमिस्टों को इस गैदरिंग में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया करते थे, ताकि उनका सेक्ट पावर के मामले में और ज़्यादा बढ़ सके। जिस सेक्ट के पास जितने ज़्यादा एल्केमिस्ट होते थे उनकी पावर उतनी ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि एक हाई रैंक का एल्केमिस्ट अपने लिए लड़ने के लिए कई सारे योद्धा खड़े कर सकता था और ऐसा करने के लिए उसे बस एक पिल निकालने की ज़रूरत थी। अगर कोई रैंक 8 का एल्केमिस्ट एक पिल निकाल लेता तो उसके लिए डाउजन लेवल के वॉरियर तक लड़ने के लिए तैयार हो जाते। ऐसे में एक एल्केमिस्ट की पावर अच्छी तरह से समझी जा सकती थी। इधर जहां पिल सिटी में गहमा गहमी बढ़ रही थी, वहीं ये क्लैन में अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शांति छाई हुई थी। ये जोंग अभी के लिए उस कमरे के बाहर खड़े थे जिसके अंदर जियन बैठकर पिल रिफाइनिंग कर रहा था। उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी। दरअसल जियन पिछले 20 दिनों से लगातार पिल रिफाइनिंग कर रहा था। इस दौरान अक्सर जियन के कमरे के ऊपर काफ़ी बार लाइटनिंग क्लाउड देखे गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी लाइटनिंग नहीं गिरी थी, जिससे ये समझा जा सकता था कि जियन अभी के लिए प्रैक्टिस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, मगर वो कोई खतरा नहीं ले रहा है। कमरे के बाहर खड़े ये जोंग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। दरअसल बात ये थी कि आज फायरसेक पिल कंपटीशन के लिए निकलने का आखिरी दिन था और वो लोग अब और लेट नहीं कर सकते थे, मगर जियन अभी तक उस कमरे से बाहर नहीं आया था। इसलिए ये जोंग को चिंता हो रही थी। अगर उनका बस चलता तो वो खुद उस कमरे में चले जाते, मगर उस कमरे से खतरनाक फ्लेम एनर्जी निकल रही थी, जिस कारण ये जोंग को भी उस कमरे के अंदर जाने से डर लग रहा था। इसलिए परेशानी के साथ वो बस बाहर खड़े होकर उस कमरे के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा कांपने लगता है और धड़ाम की आवाज़ के साथ टूटकर गिर जाता है। अचानक से उस कमरे से बहुत ही पावरफुल फ्लेम एनर्जी निकलती है, जिससे आसपास खड़े मामूली योद्धाओं के बाल तक जल जाते हैं। अचानक से सभी की नज़रें उस कमरे के एंट्रेंस डोर पर पड़ती हैं। वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसके शरीर से खतरनाक फ्लेम एनर्जी निकल रही थी। उसकी पूरी बॉडी उसकी ग्लेज फ्लेम से कवर थी और उसने अपने अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना था। उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी और उसकी लोअर बॉडी पर जो कपड़े थे उनके भी लगभग चीथड़े हो चुके थे। उसकी हालत देखकर लग रहा था पिछले 20 दिनों में उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। लड़के को बाहर आता देख ये जोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के साथ कहते हैं, जियन आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मुझे तो लगा था तुम्हें बाहर आने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। ये जोंग ने राहत की सांस ली थी जब उन्होंने देखा था कि जियन कमरे से बाहर आ गया है, वरना हर पल चिंता के मारे तो उनकी जान ही निकल जा रही थी। जियन को सभी लोग गौर से घूरने लगते हैं। सभी को उसके अंदर से कुछ अजीब लग रहा था, खास करके येजोंग और टियान हाउ को। जियन येजोंग को देखता है और उनसे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? तो येजोंग उसे बताते हैं, जियन हमारा पिल सिटी के लिए रवाना होने का समय आ गया है, अब हम और ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर जियन हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन तभी येजोंग उससे एक सवाल पूछते हैं, जियन मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे तुम्हारे शरीर से कुछ अजीब फीलिंग आ रही है जो आज तक कभी नहीं आई। ये सुनकर जियन अपने पूरे शरीर को देखता है, मगर उसे अपने शरीर के अंदर कुछ भी अजीब फील नहीं होता है। ये देखकर वो कहता है, मुझे तो कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा है। इस पर येजोंग थोड़ा परेशान होकर कहते हैं, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। मगर तभी यानाव आगे आते हैं और कहते हैं, येजोंग तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। असल में इस लड़के के अंदर एक बड़ा चेंज आया है। जियन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए तुम्हें उसकी बॉडी से अजीब फीलिंग आ रही है। ये सुनकर जियन चौंक जाता है और टियान हाउ से कहता है, मगर टियान हाउ ऐसा कैसे हो सकता है?
आखिर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ कैसे सकती है? किसी भी वॉरियर की स्पिरिचुअल एनर्जी उसका लेवल बढ़ने के साथ ही बढ़ती है। ऐसे में मेरा तो लेवल अभी बढ़ा नहीं है, फिर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे बढ़ सकती है? ये सुनकर टियाना उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताया? इस पर जियन चौंक जाता है और कहता है, नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सुनकर टियानहाओ भी चौंक जाते हैं, मगर फिर गहरी सांस लेकर वो कहते हैं, कोई बात नहीं जियन, मैं तुम्हें आत्मा के बारे में बताता हूँ। हर इंसान के शरीर में आत्मा होती है। आत्मा के कारण वो इंसान जी पाता है। सभी को लगता है कि उनकी आत्मा उनके कंट्रोल में है, पर असल में वो आत्मा होती है जो उन्हें कंट्रोल कर रही होती है। नॉर्मल वॉरियर कभी भी अपनी इस आत्मा के बारे में नहीं जान पाते हैं और ज़िंदगी भर ऐसे ही ज़िंदगी जीते रह जाते हैं। मगर एल्केमिस्टों को अपनी आत्मा पर ही फोकस करना पड़ता है, इसलिए उनके पास इसके बारे में नॉलेज होती है। मुझे याद है, आज से हज़ारों सालों पहले जब मैं डोइक्यू कॉन्टिनेंट पर घूम रहा था, तब मुझे इसके बारे में जानकारी मिली थी। दरअसल इंसान के आत्मा के भी लेवल होते हैं। असल में इंसान की आत्मा 4 लेवल में डिवाइडेड है, जो हैं मॉर्टल लेवल, सोल लेवल, हेवनली लेवल और गॉड लेवल। ज़्यादातर लोग मॉर्टल लेवल पर ही अटके रह जाते हैं और कभी भी सोल लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो ग्रेड 8 के एल्केमिस्ट होते हैं वही ऐसा करने में कामयाब हो पाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, अगर किसी ग्रेड 7 के एल्केमिस्ट को ग्रेड 8 का एल्केमिस्ट बनना है तो उसके लिए उसे सोल लेवल पर पहुंचना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो चाहे कितने भी ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, वो कभी भी ग्रेड 8 पर नहीं पहुंच पाएगा। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गॉड लेवल पर पहुंच जाए तो वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है और अपने मन चाहे तरीके से उसे कंट्रोल कर सकता है। ऐसे में उस इंसान को मारना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में ऐसा होता है कि अगर उस इंसान की आत्मा का एक छोटा सा अंश भी बच जाए तो उस अंश से उस इंसान को दोबारा से ज़िंदा किया जा सकता है। ज़ियन, अगर तुम्हें भी ग्रेड 8 पर पहुंचना है तो उसके लिए तुम्हें भी मॉर्टल लेवल से उठकर सोल लेवल पर पहुंचना होगा। और ऐसा करने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा करने की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं और शायद ही किसी क्लैन के पास ऐसी टेक्निक्स हों। हाँ, ऐसा हो सकता है पिल टावर के पास तुम्हें ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए जिसकी मदद से तुम सोल लेवल पर पहुंच सको, मगर पिल टावर वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं देगा। टियानहाओ की बात सुनकर जियन चौंक जाता है। उसमें सच में आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो ये बात से भी हैरान था कि आखिर मास्टर याओलाओ ने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। मगर थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसे बात समझ आ जाती है। जब मास्टर याओलाओ को हॉल ऑफ सोल ने कैद किया था तब वो एक सिर्फ ग्रेड 5 का एल्केमिस्ट था और ग्रेड 5 के एल्केमिस्ट के लिए आत्मा के इतने ज़्यादा मायने नहीं होते थे, इसलिए मास्टर याओलाओ ने उस समय उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। और अब जब वो ग्रेड 7 पर पहुंच गया था तब मास्टर याओलाओ उसके साथ नहीं थे, इसीलिए जियन चाहकर भी इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। और अगर आज उसके साथ टियानहाओ नहीं होते तो वो आज भी इसके बारे में नहीं जान पाता। जियन काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसे जानकारी मिल गई है, मगर उसके मन में एक सवाल था जो वो टियानहाओ से पूछता है, टियानहाओ, आखिर अगर हमें ग्रेड 8 पर पहुंचना है तो उसके लिए पहले हमें सोल लेवल पर क्यों पहुंचना पड़ता है? आत्मा के सोल लेवल पर क्यों पहुंचना पड़ता है? इस पर टियानहाओ उसे बताते हैं, अगर किसी एल्केमिस्ट को ग्रेड 8 की पिल रिफाइन करनी है तो उसके लिए उसे अपनी रिफाइन की हुई पिल में अपनी सोल का एक एसेंस डालना पड़ता है, एक छोटा सा अंश डालना पड़ता है। इसके बाद ही वो पिल ग्रेड 8 की पिल बन पाती है। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो वो पिल चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर वो कभी ग्रेड 8 पर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए ग्रेड 8 की पिल रिफाइन करने के लिए हमें अपनी सोल को, अपनी आत्मा को सोल लेवल पर ले जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जियन टियानहाओ से आगे पूछता है, अगर सोल लेवल पर पहुंचने पर ये होता है तो हेवनली लेवल पर पहुंचने पर क्या होता है? इस पर टियानहाओ उसे बताते हैं, अगर किसी एल्केमिस्ट की आत्मा हेवनली लेवल पर पहुंच जाती है तो वो एल्केमिस्ट ग्रेड 9 की पिल रिफाइन कर सकता है, ग्रेड 9 की पिल रिफाइन कर सकता है। ग्रेड 9 की पिल की एक खासियत होती है कि इसके अंदर अपनी खुद की समझ होती है और ये अपने हिसाब से एक्शन ले सकती है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये पिल, ग्रेड 9 की पिल, अपने आप को किसी भी फॉर्म में बदल सकती है, किसी भी जानवर के फॉर्म में,
किसी भी इंसान के फॉर्म में बदल सकती है। इसीलिए ग्रेड 9 पर पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि पूरे डोईकुई कॉन्टिनेंट में भी ग्रेड 9 के गिने चुने एल्केमिस्ट ही हैं। और आखिरी बचा लेवल है गॉड लेवल। गॉड लेवल पर बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं, मगर ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई एल्केमिस्ट गॉड लेवल पर पहुंच गया तो उसके लिए डाउडी रैंक पर पहुंचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर किसी वॉरियर को डाउडी रैंक पर पहुंचना है तो उसके लिए उसे अपने आत्मा को पहले गॉड लेवल पर ले जाना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर वो कभी एक डाउडी रैंक का वॉरियर नहीं बन पाएगा। और डाउडी रैंक के जो वॉरियर होते हैं उनकी पावर तो ज़ियन तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। पर सबसे ज़रूरी बात तो ये है ज़ियन कि अगर कोई एल्केमिस्ट रैंक 10 पर पहुंच जाता है तो वो ग्रेड 10 की पिल रिफाइन कर सकता है। और ऐसी पिल में एक अजीब सी एनर्जी होती है। अगर ऐसी पिल कोई योद्धा खा लेता है तो वो डाउडी रैंक पर आसानी से पहुंच सकता है। इसीलिए रैंक 10 के एल्केमिस्टों की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। मगर पूरे डोईकुई कॉन्टिनेंट में अभी के लिए कोई भी रैंक 10 का एल्केमिस्ट नहीं है। ये बात सुनकर ज़ियन भी चौंक जाता है। उसे अब समझ आ रहा था कि गॉड लेवल पर पहुंचना कितना ज़्यादा मुश्किल है। इधर उनकी बात सुनकर सिर्फ ज़ियन ही चौंका नहीं था, एजोंग भी चौंक गए थे। वो थोड़ा सोचते हुए कहते हैं, हमारे ये क्लैन के एक एंसेस्टर ग्रेड 8 के एल्केमिस्ट थे, मगर उन्होंने हमें कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि आत्मा के कुछ ऐसे लेवल वगैरह होते हैं। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी लिखकर नहीं छोड़ा है। पर हाँ, मैंने अपने पूर्वजों से इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। और आप जो कह रहे हैं टियान हाओ, वो बिल्कुल सही है। इस पर टियाना आगे कहते हैं, हाँ लेकिन इसमें एक बात रह गई है जो मैं बताना भूल गया था, अभी बताता हूँ। ज़ियन गौर से सुनो। तुम्हें लगता होगा कि सोल को ट्रेन करने के लिए कोई टेक्निक नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। सोल को ट्रेन करने के लिए भी एक टेक्निक होती है, जिसे सोल टेक्निक कहा जाता है। मगर इस तरह की टेक्निक बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं और आज शायद ही किसी के पास इस तरह की टेक्निक होंगी। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि पिल टावर के पास ऐसी टेक्निक हो सकती हैं। तो कंपटीशन जीतने के बाद तुम कोशिश करना कि तुम पिल टावर से ऐसी कोई टेक्निक हासिल कर सको। इस पर ज़ियन हाँ में सिर हिला देता है। वो भी सोल टेक्निक की इम्पोर्टेंस को समझ रहा था। खैर, अब काफ़ी बातें हो गई थी, इसलिए ज़ियन अब इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा सोचना बंद कर देता है। अब वो येजोंग की तरफ मुड़ता है और येजोंग से पूछता है, एल्डर येजोंग, क्या हमें आज ही पिल सिटी के लिए रवाना होना है? इस पर येजोंग हाँ में सिर हिला देते हैं, मगर थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो कहते हैं, ज़ियन अभी के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे, इसलिए आज रात तुम आराम करो, हम कल सुबह पिल सिटी के लिए रवाना होंगे। ये सुनकर ज़ियन भी हाँ में सिर हिला देता है। सच में वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। सभी लोग अब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और रात भर आराम करने के बाद अगले दिन सुबह सभी लोग ये क्लैन के कंपाउंड में मौजूद थे। ये क्लैन के कंपाउंड में अभी के लिए ये क्लैन के बहुत सारे एल्डर्स और वॉरियर्स खड़े हुए थे, जो ज़ियन को एक आशा और उम्मीद के साथ देख रहे थे। ये क्लैन पिल टावर का एल्डर बन पाएगा या नहीं, इसका डिसीजन ज़ियन ही कर सकता था। ऐसा करना ज़ियन के हाथों में ही था। अगर ज़ियन टॉप 3 में आ जाता तो ये क्लैन को पिल टावर के एल्डर की सीट मिल जाती, मगर अगर ऐसा वो करने में नाकाम रहता तो ये क्लैन अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देता और बर्बाद हो जाता। मगर सभी को ज़ियन पर भरोसा था, उन्हें यकीन था कि ज़ियन ऐसा कर लेगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ वो लोग ज़ियन को देख रहे थे और ज़ियन ने भी ठान लिया था वो इनमें से किसी को भी निराश नहीं करेगा। वक्त आ गया था उन लोगों के पिल सिटी के लिए रवाना होने का, इसलिए सभी लोग एक लाइन से निकलकर ईस्ट दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ पलों तक आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर रुक जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा वार्म होल था, जिसके अंदर से स्पेस डायमेंशन की शक्तियों को महसूस किया जा सकता था। ये वार्म होल ये क्लैन का ही था, इसलिए उनके लिए इसके अंदर से ट्रैवल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला था। सभी लोग वार्म होल के सामने आकर रुक जाते हैं। ज़ियन जब वार्म होल को देखता है तो समझ जाता है इस वार्म होल की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। और ये देखकर येजोंग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें भी अपने आप पर थोड़ी शर्म आ रही थी, मगर ज़ियन उन्हें दिलासा देते हुए कहता है, एल्डर येजोंग, आप चिंता मत कीजिए, एक बार हम जब पिल गैदरिंग में हिस्सा लेकर लौट आएंगे तब हम इस वार्म होल को भी रिपेयर कर देंगे। ये सुनकर येजोंग खुश हो जाते हैं। और अब इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।